कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर टाइनी जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि उसके शरीर का कोना कोना दर्द से टूट रहा है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक नजर दौड़ाते ही उसे समझ आ जाता है कि वो झुग्गियों के एक खस्ताहाल कमरे में है। उसकी बहन उसके पास बैठी है, लेकिन वो कुछ अजीब लग रही है। टाइनी को याद आता है कि कैसे कुछ गुंडों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा था और उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए सारे वार अपने ऊपर ले लिए थे। इतने गहरे घाव होने के बावजूद उसने कई दिनों तक टाइनी का इलाज किया। तभी कमरे में वही गुंडे वापस आ जाते हैं। आते ही वो उसकी बहन को जोरदार लात मारते हैं। बहन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती और वो जमीन पर गिर जाती है। असल में वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उन जालिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हैरान थे कि उनकी कुछ दिन पहले की मार से ही ये लड़की मर गई। स्लम में हर चीज की कीमत होती है, इसलिए वो लोग उसकी लाश को बेचने के लिए उठाने लगते हैं। टाइनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसके कांपते हुए हाथ में नीले रंग का माना चमकने लगता है। अचानक उसमें जान आ जाती है। वो गुंडों पर झपटता है और अपनी बहन की लाश के ऊपर ढाल बनकर लेट जाता है। गुंडे उसे बुरी तरह लातों से पीटते हैं, लेकिन वो अपनी बहन की लाश से रत्ती भर भी नहीं हटता। आखिरकार हार मानकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद टाइनी को एहसास होता है कि हालात उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि इस उम्र में तो उसे माना का इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। असल में टाइनी अतीत में वापस आ चुका था। अपने पिछले जीवन में वो हथौड़े से लड़ने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था। जब मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला किया तो उसने अकेले ही बीस्ट लॉर्ड को मार गिराया था, लेकिन वो खुद भी मरने की हालत में पहुंच गया था। तब असगार्ड नाम के एक मरणासन बूढ़े नाइट ने अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके टाइनी को समय में पीछे भेज दिया था और कहा था कि अतीत में जाकर उसे असगार्ड को जल्द से जल्द ढूंढ लेना। तभी टाइनी के मुंह से खून निकलता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका शरीर अभी बहुत नाजुक है। उसे गुस्सा आता है कि असगार्ड ने उसे थोड़ा और पहले क्यों नहीं भेजा ताकि वो अपनी बहन को बचा पाता, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वो तय करता है कि इस बार वो अपनी बहन को एक सम्मानजनक विदाई देगा और उसके कातिल वुल्फ से अपना इंतकाम लेगा। इसके बाद हमें एरिना का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। एरिना उसकी सगी बहन नहीं थी। असल में टाइनी के काले बाल और काली आंखें थी, जिसे इस दुनिया में अपशकुन माना जाता था। इसी वजह से सब टाइनी से नफरत करते थे, लेकिन एरिना ने उसे अपने भाई की तरह अपनाया था। टाइनी को अफसोस है कि वो कभी अपनी बहन का एहसान नहीं चुका पाया। वहां खड़ी एरिना की दोस्त एमा नोटिस करती है कि टाइनी पूरी तरह बदल चुका है। कुछ दिन पहले एमा ने देखा था कि टाइनी के सारे घाव रहस्यमयी तरीके से भर चुके थे और वो अपनी बहन की लाश के पास बैठकर शांति से खाना खा रहा था। एमा को उसका ये बर्ताव बहुत अजीब और डरावना लगा था, लेकिन टाइनी इस बार खुद पर तरस खाने के बजाय मन ही मन कसम खाता है कि वो अब कोई पछतावा नहीं रखेगा। एक महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद टाइनी वुल्फ के अड्डे पर पहुंचता है। वहां के गुंडे उसे एक भिखारी बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक गुंडा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी उसका हाथ हवा में ही पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि वो गुंडा दर्द से चीखते हुए घुटनों पर गिर जाता है। दूसरा गुंडा टाइनी को कॉलर से उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। उसे लगता है जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि लोहे की चट्टान को उठा रहा हो। असल में टाइनी ने एक सीक्रेट तकनीक से अपने माना और अपने शरीर को पूरी तरह सिंक कर लिया था, जो वो अपने पिछले जीवन में भी नहीं कर पाया था। टाइनी एक गुंडे के पैर को पकड़ता है और उसे ही हथियार की तरह हवा में घुमाकर बाकी गुंडों को पीट डालता है। इसके बाद उसके सामने लैंडर्स ब्रदर्स आते हैं। टाइनी अपनी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उन दोनों भाइयों को धूल चटा देता है। तभी वहां गुंडों का लीडर वुल्फ आ जाता है। पिछले जन्म में वुल्फ एक बेहद ताकतवर सिल्वर वेयरबीस्ट था, जिसे हराने में टाइनी के पसीने छूट गए थे। वुल्फ ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है, लेकिन टाइनी ये देखकर हैरान रह जाता है कि वुल्फ सिल्वर वेयरबीस्ट के बजाय एक आम और कमजोर सा कुत्ता बन गया है। टाइनी को वुल्फ के कमजोर होने का कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो बिना रहम खाए वुल्फ के जबड़े को अपने माना से चकनाचूर कर देता है और उसे बेरहमी से पीटकर दीवार में दे मारता है। दीवार टूटती है और वहां से एक स्पिरिट स्टोन नीचे गिरता है। टाइनी जैसे
जैसे ही उस पत्थर को छूता है उसे उसमें से डार्क एनर्जी महसूस होती है। उसे पत्थर के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ एक असली सिल्वर वेयर बीस्ट दिखाई देता है। टाइनी को उस स्पिरिट की यादें दिखाई देती हैं। उसने देखा कि कुछ डार्क एनर्जी वाले लोगों ने एक असली सिल्वर वुल्फ को घेर कर मार डाला था और उसकी आत्मा को इस पत्थर में कैद कर लिया था। फिर उन्होंने ये पत्थर एक इंसान के बच्चे को दे दिया ताकि वो एक नकली वेयर बीस्ट बन सके, लेकिन वुल्फ उस पत्थर की शक्ति को पूरी तरह सोख नहीं पाया था, इसीलिए वो इतना कमजोर था। असली सिल्वर वुल्फ की आत्मा उन इंसानों से बदला लेना चाहती थी। टाइनी अपने माना का इस्तेमाल करके उस आत्मा की जंजीरें तोड़ देता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। वो अपने इस नए स्पिरिट पार्टनर का नाम वालांग रखता है। टाइनी को समझ आ जाता है कि वुल्फ के पीछे डीमन फॉलोअर्स का हाथ है जो दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं। टाइनी वुल्फ को जोरदार लात मारता है और उससे पूछता है कि उसे ये स्पिरिट स्टोन किसने दिया और उन डीमन फॉलोअर्स का ठिकाना कहां है। लेकिन वुल्फ कुछ बोलने के बजाय टाइनी की तरफ देखकर एक बेहद खौफनाक और शैतानी हंसी हंसने लगता है। वुल्फ टाइनी की तरफ देखकर एक खौफनाक हंसी हंसता है और कहता है कि मैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूं। तुम मुझे मार भी दोगे तो वो ताकतवर लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वुल्फ उन लोगों की ताकत के बारे में और कुछ बोलने की कोशिश करता है, बूम! अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर फट जाता है। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उन डार्क मैजिशियंस ने वुल्फ पर कोई साइलेंस स्पेल लगा रखा था ताकि वो उनका राज ना खोल सके। टाइनी को याद आता है कि पिछले जन्म में भी वुल्फ ने उसे ऐसे ही शिकार होने की धमकी दी थी, लेकिन तब उसे लगा था कि वुल्फ अपने गुंडों की बात कर रहा है। खैर, टाइनी वुल्फ की बिना सिर वाली लाश को उठाता है और उसी टूटी हुई दीवार पर पूरी ताकत से दे मारता है। दीवार पूरी तरह ढह जाती है और उसके पीछे से निकलती है एक छुपी हुई तिजोरी। टाइनी तिजोरी खोलता है। अंदर भारी खजाना था, लेकिन टाइनी की नजर सिर्फ एक चीज पर जाकर टिकती है, वेलेंटिया की मुहर वाली अंगूठी। ये वही अंगूठी है जो पिछले जन्म में क्लोई ने उसे दी थी। क्लोई ड्यूक आसगार्ड की सबसे छोटी बेटी थी जिसे सब एंजल ऑफ वेलेंटिया कहते थे। पिछले जीवन में टाइनी ने अपना बदला लेने में इतनी देर कर दी थी कि वो इस अंगूठी का सही समय पर इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, लेकिन इस बार ये अंगूठी ही उसका वीआईपी पास बनेगी जिससे वो सीधे ड्यूक आसगार्ड तक पहुंचेगा। तभी टाइनी को किसी के आने की आहट होती है। वहां एस्टेट गार्ड्स का कैप्टन सर रैम पहुंचता है। आसपास लाशों का ढेर देखकर रैम हैरान था। जब गुंडे उसे बताते हैं कि ये सब एक छोटे से बच्चे ने किया है तो रैम को लगता है कि ये गुंडे नशे में बकवास कर रहे हैं। असल में रैम एक नंबर का भ्रष्ट इंसान है और यहाँ वुल्फ से मोटी घूस ऐंठने आया था। तभी सीढ़ियों से टाइनी नीचे उतरता है और बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है कि हाँ, ये सब मैंने किया है। रैम गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन टाइनी उसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा बड़ा नाइट एक आम गुंडे के मामले में यहाँ खुद चलकर आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम वुल्फ से बहुत तगड़ी घूस खाते थे। ये बेइज्जती सुनकर रैम का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपना माना एक्टिवेट करता है और टाइनी पर झपट पड़ता है, लेकिन टाइनी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। रैम का ग्वार टाइनी अपने एक हाथ से मजे से रोक लेता है। रैम को झटके में समझ आ जाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है कि तभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइनी के ठीक पीछे एक बेहद खूंखार और विशाल स्पिरिट बीस्ट वालांग खड़ा था। एक स्लम इलाके में स्पिरिट बीस्ट को देखकर रैम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। टाइनी तुरंत बिजनेस की बात पर आता है। वो रैम को वुल्फ से ज्यादा यानी 1.5 प्लेटिनम कॉइन की घूस ऑफर करता है। रैम ये सोचकर हैरान था कि इस बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया। टाइनी उसे खौफनाक आवाज में धमकी देता है कि या तो ये डील मान लो या फिर मौत के घाट उतर जाओ। रैम चुपचाप अपनी तलवार अंदर रख लेता है। टाइनी उसे सिक्के फेंकता है और हुक्म देता है, जाकर अपने लॉर्ड से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। अब से इस इलाके का नया बॉस मैं हूं।
रैम के जाने के बाद टाइनी बचे हुए गुंडों को 1 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि स्लम की सभी औरतों और भिखारी बच्चों को यहाँ इकट्ठा करो, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगा। थोड़ी देर में वहां एमा समेत सारे लोग खौफजदा होकर आते हैं। टाइनी उनके सामने वुल्फ की लाश डाल देता है। लोग डरे हुए थे कि वुल्फ लॉर्ड का आदमी था, अब लॉर्ड का कहर उन पर बरसेगा, लेकिन टाइनी उन्हें शांत करते हुए कहता है कि उसके पास वुल्फ की वो डायरी है जिसमें लॉर्ड के सारे काले चिट्ठे और करप्शन का रिकॉर्ड है। वो ये सबूत सीधे ड्यूक को दिखाएगा। टाइनी मन ही मन सोचता है कि पिछले जन्म में उसने बेवकूफी करते हुए ये सबूत उसी भ्रष्ट लॉर्ड को दे दिए थे, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। टाइनी उन मजलूमों से कहता है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए वुल्फ की लाश को पीटो। एमा सबसे पहले आगे आकर वुल्फ को लात मारती है और फिर सब अपना दुख और गुस्सा उस लाश पर निकालते हैं। इसके बाद टाइनी वुल्फ का सारा लूटा हुआ सोना उन गरीबों के सामने रख देता है और कहता है जितना चाहिए ले लो और इस जहन्नम को छोड़कर कहीं और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। एमा पूछती है कि वो अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। टाइनी कहता है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। वो एमा को भी पैसे लेकर डाइने नाम की सुरक्षित जगह जाने को कहता है। एमा उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो उसे जरूर ढूंढे। उस दिन के बाद से उस इलाके में वुल्फ का सारा क्रिमिनल धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड के महल के बाहर 2 गार्ड्स गपशप कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि स्लम के नए बॉस की वजह से लॉर्ड का सारा धंधा ठप हो गया है और लॉर्ड गुस्से में पागल हो रहा है। गार्ड सोच रहे थे कि आखिर ये नया बॉस है कौन। तभी वहां टाइनी पहुंचता है और कहता है नया बॉस टाइनी। गार्ड्स एक बच्चे को देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल टाइनी अपने सिल्वर स्पिरिट वुल्फ को समन करता है, जिसे देखकर गार्ड्स के पसीने छूट जाते हैं। महल के अंदर जाने पर टाइनी का सामना नाइट्स के कमांडर क्रैन से होता है। क्रैन टाइनी के छोटे कद का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उससे नाले जैसी बदबू आ रही है। टाइनी भी फुल एटीट्यूड में जवाब देता है बदबू तो तुझसे आ रही है, अपनी औकात में रह क्रैन। तू लॉर्ड के सामने सिर्फ एक कीड़ा है, इसलिए लॉर्ड के मेहमान पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। ये सुनकर क्रैन गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। माहौल एकदम टेंशन वाला हो जाता है, लेकिन तभी लॉर्ड का बटलर बीच में आ जाता है और क्रैन को याद दिलाता है कि लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। क्रैन अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है, लेकिन मन ही मन कसम खाता है कि लॉर्ड का इशारा मिलते ही वो इस बच्चे की बोटी बोटी काट देगा। इसके बाद भारी दरवाजे खुलते हैं और टाइनी उस भ्रष्ट लॉर्ड से मिलने के लिए अंदर कदम रखता है। भारी दरवाजे खुलते हैं और टाइनी अंदर कदम रखता है। सामने लॉर्ड टीमान बैठा था। टाइनी उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि पिछले जन्म में टीमान एक मोटा और नशेड़ी इंसान था, लेकिन अभी वो काफी फिट लग रहा था। खैर जो भी हो, टाइनी जानता है कि ये इंसान अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है और भ्रष्ट है। टाइनी अपना ईगो साइड में रखकर लॉर्ड टीमान के सामने झुककर एक परफेक्ट नोबल सलाम करता है। ये देखकर कमांडर क्रैन जल भुन जाता है। टीमान भी इंप्रेस होता है। तभी टाइनी एक ऐसा बम फोड़ता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कहता है माय लॉर्ड, मैं आपका नाइट बनना चाहता हूं। टीमान को लगता है कि टाइनी शायद क्रैन को अपना कॉम्पिटिटर मान रहा है, लेकिन उसे शक होता है कि ये बच्चा इंसान नहीं बल्कि इसके अंदर किसी ड्वार्फ या एल्फ का खून है। टीमान सीधा मुद्दे पर आता है और कड़क आवाज में पूछता है तुमने मेरे स्लम इलाके का सारा धंधा चौपट कर दिया और अब मेरे ही नाइट बनना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? यहीं पर टाइनी अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है लॉर्ड, मैंने जो भी किया वो आपको बचाने के लिए किया। ड्यूक आसगार्ड को आपके इलाके में चल रहे गैर कानूनी धंधों और प्रोस्टिट्यूशन की भनक लग गई थी। जब उनकी बेटी क्लोई यहां आई थी तब मैंने उनके लोगों से ये बात सुनी थी। अगर मैं वो सब खत्म नहीं करता तो ड्यूक का गुस्सा सीधे आप पर गिरता। टाइनी ने सच और झूठ को इतनी सफाई से मिलाया था कि टीमान सोच में पड़ जाता है। क्रैन बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टीमान उसे डांट कर चुप करा देता है।
आखिरकार टीमान टाइनी की बात मान लेता है, लेकिन टीमान अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वो खौफनाक आवाज में टाइनी से पूछता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट वुल्फ है, क्या तुमने उसे वुल्फ के स्पिरिट स्टोन से चुराया है? टाइनी हैरान रह जाता है कि टीमान को उस पत्थर के बारे में कैसे पता। तभी टाइनी अपने स्पिरिट वलांग को समन करता है। स्पिरिट की आंखों से देखने पर टाइनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीमान के शरीर के चारों ओर एक खौफनाक डार्क एनर्जी घूम रही थी। इसका सीधा सा मतलब था टीमान एक डार्क मैजिशियन है। टाइनी तुरंत डॉट्स कनेक्ट करता है। राक्षसों को ताकत के लिए इंसानी लाशों की बलि चाहिए होती है। टीमान के आसपास दोहरे डार्क सर्कल थे, जिसका मतलब था कि उसने सैकड़ों लाशों की बलि दी है। टाइनी को समझ आ जाता है कि स्लम से जो लाशें खरीदी जाती थीं, वो असल में टीमान ही खरीदता था। वुल्फ का असली बॉस कोई और नहीं बल्कि यही लॉर्ड टीमान था। तभी क्रैन नोटिस करता है कि टाइनी का माना बहुत स्थिर है। वो पूछता है कि एक आम बच्चे को ये सीक्रेट ग्रोथ तकनीक किसने सिखाई? टाइनी एक और झूठ बोलता है कि उसके माता पिता ने बचपन में उसे ये सांस लेने की तकनीक सिखाई थी। झुग्गियों में बहुत से रिफ्यूजी आते हैं, इसलिए टीमान इस बात पर भी यकीन कर लेता है। टीमान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा कोई और लेगा। एक खास मेहमान यहाँ आने वाला है, वही तुम्हारा फैसला करेगा। टाइनी पूछता है कि वो मेहमान कब आएगा? टीमान जवाब देता है, ठीक 1 हफ्ते में। ये सुनते ही टाइनी के दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं। वो कैलकुलेट करता है कि उसने आसगार्ड को जो सबूत भेजे हैं, उस हिसाब से आसगार्ड की आर्मी को यहाँ पहुंचने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन ये रहस्यमयी डार्क मैजिशियन मेहमान सिर्फ 7 दिन में आ रहा है। अगर टाइनी यहाँ से भागता है तो वो एक भगोड़ा बन जाएगा और ड्यूक आसगार्ड से कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो भागने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। उसके पास सिर्फ एक ही खतरनाक रास्ता बचता है, इन 7 दिनों के अंदर इस इलाके में इतनी बड़ी तबाही और हंगामा मचाना कि उस डार्क मैजिशियन का यहाँ आना ही कैंसिल हो जाए। लेकिन इसके लिए उसे टीमान और क्रैन दोनों को हराने लायक ताकतवर बनना होगा। अगले सीन में हम टाइनी को पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाते हुए देखते हैं। सब हैरान थे कि एक छोटा सा बच्चा इतना खाना कैसे खा सकता है। असल में टाइनी ने अपने शरीर और माना को पूरी तरह सिंक कर लिया था और अब उसे ताकतवर बनने के लिए किसी जादुई दवा की नहीं बल्कि भारी मात्रा में खाने की जरूरत थी। तभी वहां सर ग्रांट नाम का एक नाइट आता है और टाइनी की बदतमीजी पर उसे लेक्चर देने लगता है। ग्रांट टाइनी को उकसाता है। दूर खड़ा कमांडर क्रैन भी ग्रांट को नहीं रोकता क्योंकि वो देखना चाहता था कि टाइनी असल में कितना ताकतवर है। मैदान में ग्रांट टाइनी से कहता है कि कोई हथियार उठा लो वरना मारे जाओगे, लेकिन टाइनी बिना किसी हथियार के खड़ा रहता है। ग्रांट गुस्से में उस पर पंच मारता है, लेकिन टाइनी आसानी से डॉज करता है और ग्रांट के टखने पर इतनी जोरदार लात मारता है कि ग्रांट लड़खड़ा जाता है। इससे पहले कि ग्रांट संभलता, टाइनी हवा में छलांग लगाता है, सीधे ग्रांट के कंधों पर बैठता है और अपने माना से भरे हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। टाइनी पूरे एटीट्यूड में कहता है, नाइट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां खड़े सारे लोग सदमे में थे कि एक छोटे से बच्चे ने बिना अपनी तलवार और बिना अपने स्पिरिट बीस्ट के एक फुल ट्रेन नाइट को सेकंडों में धूल चटा दी। लड़ाई के बाद टाइनी को शरीर में हल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन अपनी नई माना बॉडी सिंक तकनीक की वजह से वो पिछले जन्म के मुकाबले बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। उसका प्लान काम कर गया था। उसने अपनी अहमियत साबित कर दी थी। अगली सुबह लॉर्ड टीमान टाइनी को अपने साथ एक शानदार नाश्ते पर बुलाता है। नाश्ते में बछड़े का भारी भरकम स्टेक और बहुत सारा मीट था। टीमान कबूल करता है कि उसने टाइनी को जज करने में जल्दबाजी की। ग्रांट के साथ हुई लड़ाई ने साबित कर दिया है कि टाइनी बहुत काम का है। टीमान टाइनी की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे को सिखाने के लिए यहाँ कोई अच्छा टीचर नहीं है। टाइनी एक टुकड़ा काटता है, टीमान की आंखों में आंखें डालता है और एक बेहद ठंडी और कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, टीचर, लॉर्ड टीमान, इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे महान नाइट्स ने बिना किसी टीचर के खुद को अपने दम पर ताकतवर बनाया है।
नाश्ते के दौरान टीमान नोटिस करता है कि टाइनी को इतिहास की अच्छी समझ है और उसके टेबल मैनर्स एकदम राजघरानों वाले हैं। टीमान को लगने लगता है कि काले बाल और काली आंखों वाला यह बच्चा जरूर किसी बेहद ताकतवर और गुप्त शाही परिवार से है। टाइनी को समझ ही नहीं आता कि यह बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसने तो ये सब तौर तरीके पिछले जन्म में बड़े होने पर सीखे थे। टीमान मन ही मन खुश हो रहा था कि जब उसका वो खास मेहमान आएगा तो वो टाइनी को देखकर बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ टाइनी चुपचाप सोच रहा था कि टीमान अभी सेकंड स्टेज का डार्क मैजिशियन है और बहुत जल्द राक्षसों की दी हुई ताकत के नशे में बर्बाद होने वाला है। टाइनी बस ऊपर से टीमान का वफादार बनने का नाटक करता है। अब टाइनी के पास सिर्फ 6 दिन थे स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए। वो अपनी ट्रेनिंग बढ़ा देता है। पिछले जन्म में उसने सिर्फ अपनी बॉडी को बड़ा और मस्कुलर बनाने पर फोकस किया था, जिससे उसका माना और फिजिकल बैलेंस बिगड़ गया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार वो अपने माना को कंप्रेस करके अपनी चपलता बढ़ाता है। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ बड़ा शरीर होने का मतलब ताकतवर होना नहीं है। कुछ दिन बाद कमांडर क्रैन टाइनी को हथियार दिलवाने के लिए आर्मरी ले जाता है। वहां क्रैन अपनी शानदार तलवार ग्राइस को फ्लॉन्ट करते हुए टाइनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी जानबूझकर क्रैन के ईगो पर चोट करता है और कहता है, मुझ में तुझसे ज्यादा टैलेंट है, ये तलवार मेरे हाथों में ज्यादा अच्छी लगेगी। ये सुनकर क्रैन गुस्से से पागल हो जाता है। बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर से टाइनी के मिन्नतें करने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। थोड़ी देर बाद टाइनी बुरी तरह घायल होकर बाहर आता है। सबको लगता है कि क्रैन ने जलन के मारे इस बच्चे को अधमरा कर दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब टाइनी के मास्टरमाइंड प्लान का एक हिस्सा था। उसी रात लॉर्ड टीमान अपने कमरे में शराब पीते हुए अपने खौफनाक मंसूबों और उस खास मेहमान के आने के बारे में सोच रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि मौत ठीक उसके सिरहाने खड़ी है। अचानक उसे अपने मैजिक अलार्म के टूटने का एहसास होता है। वो गुस्से से उठता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई उसकी नींद खराब करने की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खचाक, टाइनी ने सीधे कमांडर क्रैन की तलवार टीमान के सीने के आर पार कर दी थी। बिना कोई मौका दिए टाइनी ने उस डार्क मैजिशियन को वहीं ढेर कर दिया और लाश को उसी हाल में छोड़कर निकल गया। अगली सुबह महल में हड़कंप मच जाता है। टीमान की लाश हफ्तों पुरानी सड़ी हुई लाश जैसी लग रही थी, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वो एक डार्क मैजिशियन था। डार्क मैजिशियन का शरीर मरने के बाद बहुत जल्दी सड़ता है और सबसे बड़ा झटका यह था कि मर्डर वेपन कमांडर क्रैन की तलवार थी। सर क्रैन मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। टाइनी बड़ी मासूमियत से वही झूठ बोलता है कि कल क्रैन ने उसे बुरी तरह पीटा था। अब क्योंकि क्रैन पूरे एस्टेट से रातों रात गायब हो चुका था, तो सर ग्रैन और सभी गार्ड्स को पूरा यकीन हो जाता है कि क्रैन ने ही अपनी पोस्ट छिन जाने के डर से टीमान का मर्डर किया है और अब वो फरार है। टाइनी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। सर ग्रैन, जो असल में एक अच्छे इंसान थे, टाइनी को एक मर्सिनरी कार्ड और कुछ पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि टाइनी जैसे टैलेंटेड बच्चे के लिए यह सड़ी हुई जगह ठीक नहीं है। टाइनी समझ जाता है कि पिछले जन्म में भी सर ग्रैन ने यह जगह छोड़ दी होगी, इसीलिए उसे उनकी याद नहीं थी। टाइनी उन्हें शुक्रिया कहता है और महल से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। टाइनी घोड़ा खरीदने की सोचता है, लेकिन उसका स्पिरिट बीस्ट वोलांग बाहर आकर उसे अपनी पीठ पर बैठने का ऑफर देता है। टाइनी अपने स्टेज 2 स्पिरिट मेज की पावर का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को वोलांग के साथ लिंक कर लेता है। इससे वोलांग का फिजिकल फॉर्म और भी ज्यादा विशाल और खूंखार हो जाता है। दोनों हवा की रफ्तार से निकल पड़ते हैं। सोल लिंक होने की वजह से टाइनी के सेंसेस बहुत तेज हो गए थे। जो वोलांग देख या सूंघ सकता था, टाइनी भी उसे महसूस कर पा रहा था। टाइनी की मंजिल थी ड्यूक आसगार्ड से मिलना और उसके बाद करून किंगडम जाना। पिछले जन्म में राक्षसों के हमले से पहले इस दुनिया में कई आपदाएं आई थीं। देवी द्वारा इंसानों की रक्षा के लिए दिए गए 7 पवित्र अवशेष एक एक करके चोरी हो गए थे, जिससे इंसानों की आर्मी बहुत कमजोर हो गई थी और इस चोरी की शुरुआत उसी करून किंगडम से हुई थी। इस बार टाइनी किसी भी कीमत पर उन रेलिक्स को राक्षसों के हाथ लगने से रोकना चाहता है। दूसरी तरफ टीमान के महल में इंपीरियल आर्मी डार्क मैजिक की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी। लोगों की भीड़ जमा थी और उसी भीड़ के बीच टीमान के मेंशन के गेट पर एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी साया आकर खड़ा होता है।
ये वही खास मेहमान था जिसका टीमान इंतजार कर रहा था। गार्ड्स उस रहस्यमयी महिला से उसकी आईडी मांगते हैं, लेकिन वो चुटकी बजाते ही उन्हें बेहोश कर देती है। वो अंदर जाकर ग्रेन से मिलती है। ग्रेन सतर्क हो जाता है, लेकिन वो एक और चुटकी बजाकर उसे सम्मोहित कर देती है। वो लॉर्ड की हत्या का स्पष्टीकरण मांगती है और ग्रेन उसे सब कुछ बता देता है। जब वो लाश के बारे में पूछती है तो ग्रेन बताता है कि उसे बेडरूम में एक ताबूत में रखा गया है। वो महिला ग्रेन को 1 घंटे के लिए सोने का आदेश देती है। जब ग्रेन जागता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि टाइमान की लाश गायब हो गई है। ग्रेन परेशान हो जाता है क्योंकि वो लाश ही काले जादू का एकमात्र सुराग थी। वो रहस्यमयी महिला अब जंगल में है और क्रेन की तलवार की जांच कर रही है। उसे एहसास होता है कि तलवार का मालिक मर चुका है और वो निष्कर्ष निकालती है कि इन सब के पीछे टाइनी का हाथ है। वो टाइनी से बदला लेने की कसम खाती है। हमारा हीरो लुसेंटिया के पश्चिमी गेट में प्रवेश करता है। उसे पता है कि वो रहस्यमयी महिला उसकी शांति भंग कर सकती है, इसलिए वो नए उपकरण खरीदने का फैसला करता है। उसके पास सिर्फ 2 सोने के सिक्के हैं जो काफी नहीं है। तभी 2 गुंडे उसे घेर लेते हैं और पैसे मांगते हैं। टाइनी डरने के बजाय उनसे पूछता है कि क्या उनके पास पैसे हैं। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है जब वो अंडरवर्ल्ड का एक दिग्गज था और गुंडों को कचरा समझकर साफ करता था। वो उन दोनों गुंडों को आसानी से धूल चटा देता है। टाइनी उन गुंडों को लूट लेता है और उनके सोने के सिक्के लेकर एक लोहार के पास जाता है। वो वहां कवच देखता है। तभी उसे पता चलता है कि लेडी वेलेंसिया आज गश्त पर निकलने वाली है। टाइनी को याद आता है कि भले ही अरीना ने उसे प्यार दिया था, लेकिन क्लोई ने ही उसे जीने की उम्मीद दी थी। पिछले जीवन में वो इतना विशालकाय हो गया था कि क्लोई उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन इस बार वो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। क्लोई को एडमंड शहर की सैर करा रहा है। एडमंड अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन क्लोई उससे स्लम में जाने को कहती है। एडमंड हिचकिचाता है, लेकिन मान जाता है। क्लोई सोचती है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि अगर कामगार वर्ग समृद्ध होगा तो राज्य भी फलेगा फूलेगा। वो ये भी सोचती है कि सगाई के बाद उसकी आजादी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो मंदिर जाने पर भी विचार करती है। तभी वो टाइनी को गार्ड्स द्वारा रोके जाते हुए देखती है। टाइनी वो अंगूठी दिखाता है जो क्लोई ने उसे दी थी। अब देखिए, अंगूठी देखकर क्लोई उसे पहचान तो लेती है, पर वो टाइनी को नहीं पहचान पाती। उसे धुंधला सा याद आता है कि उसने ये अंगूठी किसी स्लम में किसी बच्चे को दी थी। पर अब टाइनी एक नोबल जैसा ठाट बाट वाला दिख रहा है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये उसके पास आई कैसे। भाई साहब, टाइनी तो ये सुनकर सच में हक्का बक्का रह जाता है। इसी बीच माहौल गर्म हो जाता है। गार्ड्स उस पर हथियार तान देते हैं। क्लोई की पर्सनल नाइट विवियन उससे कड़े लहजे में सवाल करती है। टाइनी मन ही मन खुद को कोसता है। धत तेरे की, मिलने की जल्दी में मैं कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया। फिर भी वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि वो वही बच्चा है जिसे उसने अंगूठी दी थी। ये सुनकर क्लोई के तो होश ही उड़ जाते हैं। टाइनी को अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले वो अब काफी स्ट्रॉन्गर जो हो गया है। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपने काले बालों की तरफ इशारा करता है और याद दिलाता है, पूरे डची में सिर्फ मेरे ही बाल इस रंग के हैं, याद आया? क्लोई उसकी दलील मान तो लेती है, पर उसे यकीन नहीं आता कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। पहले वो एक नन्हा सा और नाजुक बच्चा था जो मुश्किल से बोल पाता था। असल में उस वुल्फ ने उसे जानबूझकर वैसा बनाया था ताकि वो एक कन्विंसिंग बेगर लगे। क्या दिमाग लगाया था, है ना? जब क्लोई कहती है कि वो पहले कितना छोटा था, तो टाइनी को याद आता है कि क्लोई का छोटी और क्यूट चीजों के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। बस फिर क्या था, उसका दिल जीतने के लिए वो वलांग को उसके छोटे और क्यूट फिजिकल फॉर्म में बुलाता है। और भाई, क्लोई तो उसे देखते ही पिघल जाती है। वो इतना अडोरेबल जो है। विवियन उसे फौरन टोकती है कि वलांग एक अजनबी की स्पिरिट है, डेंजरस हो सकता है। पर क्लोई कहती है, अरे नहीं, सिर्फ पाक दिल वाले बच्चे ही स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो मान तो जाती है, पर फिर भी हमारे लड़के से पूरी तरह सतर्क रहती है। आखिर उसके पास हथियार भी है और वो एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर भी है। क्लोई उसके फेमिलियर का नाम पूछती है। टाइनी बताता है कि उसने इसका नाम वालांग रखा है, जिसका ईस्टर्न लैंग्वेज में मतलब है मूनलाइट वुल्फ। विवियन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इस बच्चे को ईस्टर्न टंग भी आती है। क्लोई नाम की खूब तारीफ करती है।
उसे यकीन नहीं था कि वो सिर्फ 2 महीने में इतना बदल जाएगा। वो मुश्किल से 10 साल का लगता है, पर टाइनी बताता है कि वो 13 साल का है और उसके माना के अनलॉक होने की वजह से उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई। आखिरकार क्लोई को सब याद आ ही जाता है, लेकिन विवियन, उसे अभी भी वो लड़का बड़ा मशकूक लगता है। वो पूछती है कि क्या उसका मिक्स्ड रेस ब्लड है। क्लोई मना करती है, पर विवियन उसे याद दिलाती है कि उसकी हिफाजत करना उसका फर्ज है। एडमंड भी आग में घी डालता है और कहता है कि उसे भी टाइनी मशकूक लगता है। उसे तो अलग ले जाकर पूछताछ करने की सलाह देता है, पर टाइनी, वो तो इन सबको घास तक नहीं डालता। वो बस क्लोई को उसका वादा याद दिलाता है, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम मेरी मदद करोगी, याद है? क्लोई को वादा याद आता है और वो पूछती है, बोलो क्या चाहिए? टाइनी का जवाब सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। मुझे ई गार्ड से मिलना है। अब तो सभी गार्ड्स और विवियन उसके गले पड़ जाते हैं। उनकी नजर में टाइनी ने बिना डरे इतनी बोल्ड डिमांड कैसे कर दी? टाइनी उन्हें लॉजिक देता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एसगार्ड जैसे महान इंसान को चोट पहुंचा सकता हूं? आखिर ई गार्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है और कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक, जिनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर और ऑरा इस्तेमाल करने की काबिलियत है। क्लोई मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पिता स्वॉर्ड मास्टर कहलाने पर थोड़े शर्मिंदा होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में गिना गया है। अब यहाँ टाइनी को पसीना आ जाता है। उसे एहसास होता है कि इस टाइमलाइन में एसगार्ड अभी तक ऑफिशियली स्वॉर्ड मास्टर बना ही नहीं है। ब्लंडर हो गया भाई। खैर, क्लोई बात टाल देती है और कहती है कि ये टाइटल उन पर जचेगा। टाइनी को दिखता है कि उसकी बात का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। फिर वो खुलासा करता है कि वो एसगार्ड से फाइल्स इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि वो खुद उसका गवाह था। बाद में क्लोई और विवियन इस पर बात करती हैं। क्लोई को शक होता है कि उसकी गार्ड कुछ छुपा रही है। विवियन यकीन दिलाती है कि टाइमन एक डार्क मेज था और उसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। क्लोई को लगता है कि टाइनी की गवाही उन्हें असली गुनहगार तक ले जा सकती है और ये उसके लिए घर वापस जाने का एक बढ़िया बहाना भी है। विवियन को अभी भी वालोंग से डर लगता है, पर क्लोई कहती है, इतना क्यूट और स्मॉल जीव भला क्या बिगाड़ेगा? विवियन भी हार मान लेती है, पर फिर भी वो होशियार रहने का फैसला करती है। जब क्लोई टाइनी के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि एडमंड उसे किसी बिजनेस के बहाने साथ ले गया है और तभी क्लोई की गोद से वालांग अचानक गायब हो जाता है। डेंजर अलार्म! उधर एडमंड टाइनी को दूर ले जाकर अपनी हैसियत दिखाने का लेक्चर देने लगता है। टाइनी सीधे मुद्दे पर आता है, वो डार्क मेज कहां है? एडमंड हंसते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस उसे तमीज सिखाने के लिए यहाँ लाया है। वो उसे स्लैप करने ही वाला होता है कि चटाक! टाइनी उसका हाथ पकड़ लेता है। एडमंड को उसकी इस हिमाकत पर आग लग जाती है, पर टाइनी उसका हाथ इतनी जोर से स्क्वीज करता है कि उसकी चीख निकल जाती है। एडमंड नोबल नोबल चिल्लाता है, पर टाइनी बड़े टशन में कहता है, मुझे नहीं पता ये नोबल क्या होता है। दम है तो अपनी हिम्मत दिखा, मुझे पता है तेरे पीछे किसी का हाथ है। एडमंड उसे चैलेंज देता है और अपने साथ लूपस फैमिली हेडक्वार्टर्स ले जाता है। वहां के गुंडे टाइनी को देखते ही पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि एडमंड उन्हें दी गई ब्राइब्स दिखाने लाया है। वहां के गुंडे टाइनी को देखते ही पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि एडमंड उन्हें दी गई रिश्वत दिखाने लाया है। गुंडे टाइनी को पीटने से हिचकिचाते हैं तो एडमंड लूपस को थप्पड़ जड़ देता है। इशारा मिलते ही गुंडे हमला करते हैं, पर भाई ये वही लड़के थे जिन्हें टाइनी पहले धो चुका था। वो तो डर के मारे खौफजदा हो जाते हैं। लूपस खुद हमला करता है, पर टाइनी उसे एक ही झटके में धूल चटा देता है। एडमंड की तो सिटी बिटी गुम हो जाती है। टाइनी उसे ऐसा डराता है कि एडमंड और लूपस दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। क्या स्वैग है भाई टाइनी का। तभी विवियन वहां पहुंचती है और एडमंड की हालत देखकर दंग रह जाती है। टाइनी बड़े कूल अंदाज में उसे वो बुक थमाता है जिसमें सारी ब्राइब्स का सबूत था और ये भी कि वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। अब तो एडमंड अपनी बेगुनाही किसी कीमत पर साबित नहीं कर पाएगा। अगले दिन एडमंड को उसके गुनाहों के लिए देश निकला दिया जाता है। काउंट को अपना नाम बचाने के लिए अपने ही बेटे को बेदखल करना पड़ा। क्लोई और विवियन में बहस होती है कि विवियन ने एडमंड को जाने से पहले अच्छे से क्यों नहीं कूटा। टाइनी को अब उनकी बॉन्डिंग समझ आती है। विवियन एक स्वॉर्ड प्रोडिजी है और क्लोई भले ही छोटी है पर वो बड़ी बहन जैसा बर्ताव करती है। 3 दिन बाद सफर में एक एल्फ मिलती है, अरीना।
क्लोई और विवियन उसके हुलिये से मुतासिर हो जाती हैं, पर टाइनी का दिमाग चकरा जाता है। वो भाप लेता है कि ये कोई मामूली एल्फ नहीं बल्कि एक 5 सर्कल डार्क मेज है। टाइनी हैरान है कि एक एल्फ इतनी नफरत और काले जादू से कैसे भरी हो सकती है। टाइनी अपनी और उसकी ताकत का हिसाब लगाता है। मामला बहुत रिस्की है। वो मासूम बनने का नाटक करता है ताकि एरिना का ध्यान भटके, और जैसे ही मौका मिलता है वालांग एक विशाल भेड़िए में बदलकर हमला कर देता है। विवियन भी हमला करती है और एरिना की डार्क एनर्जी सबके सामने आ जाती है। क्लोई को फक्र होता है कि उसने टाइनी पर भरोसा किया। अब शुरू होती है असली जंग। एरिना एक मैसिव एक्सप्लोजन करती है, पर टाइनी अपने डिवाइन स्टील आर्मर से बच जाता है। विवियन और नाइट्स लगातार हमले करते हैं। एरिना पागल हो जाती है और क्लोई पर हमला करने की कोशिश करती है, पर टाइनी आग के शोलों को चीरते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। क्या सीन है भाई। एरिना डरकर भागने की कोशिश करती है, पर फिर अपनी जान की बाजी लगाकर एक विनाशकारी मंत्र पढ़ना शुरू करती है। टाइनी समझ जाता है कि अब सिर्फ क्लोई ही कुछ कर सकती है। क्लोई अपना माना इकट्ठा करती है और मंत्र पढ़ती है, और यहां खुलता है सबसे बड़ा राज। क्लोई एक नेचुरल क्लेरिक है। उसके पास होली पावर है। विवियन और बाकी नाइट्स तो देखते रह जाते हैं। क्लोई का एक ही वार एरिना को खत्म कर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद क्लोई टाइनी से पूछती है, तुम्हें यह सब पहले से कैसे पता था? टाइनी मुस्कुराकर वादा करता है कि वो एक दिन सब बताएगा। क्लोई उसे दिलासा देती है और विवियन उसे एडोरेबल कहकर टांग खींचती है। पर जैसे ही वो शहर के गेट पर पहुंचते हैं, वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। टाइनी को अच्छी तरह पता था कि ईगर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, पर भाई साहब इस बार तो बंदे ने हद ही कर दी। स्वागत के लिए सीधे ब्लू विंग नाइट्स की पूरी फौज भेज दी। क्लोई तो ये तामझाम देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। अब आप पूछेंगे ये कौन है? तो भाई ये ब्लू विंग नाइट्स पूरे वेलेंसिया फोर्स के सबसे खतरनाक इलीट योद्धा हैं, जिनका हर सिपाही एक्सपर्ट रैंक से भी ऊपर है। वाइस कैप्टन गेरेंसो जवानों के साथ झुककर क्लोई का इस्तकबाल करता है। जब क्लोई चिढ़कर पूछती है कि इतने सारे गार्ड्स क्यों, तो गेरेन बताता है कि आपके फादर बहुत फिक्रमंद थे। आखिर आप पर एक डार्क मेज ने हमला जो किया था, वो खुद नहीं आ पाए क्योंकि वो एक इमरजेंसी में फंसे हुए हैं। पता चलता है कि खानदानी अमानत यानी टेम्पेस्ट गायब हो गई है। जैसे ही क्लोई बताती है कि वो एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है, टाइनी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सबके सामने धमाका करता है। मुझे पता है वो कहां गई और कैसे गायब हुई। सब सन्न रह जाते हैं। टाइनी जिद पकड़ लेता है कि वो ये बात सिर्फ और सिर्फ ईस्टगार्ड को ही बताएगा। गेरेन सोच में पड़ जाता है कि ये बच्चा आखिर है कौन। जब उसे पता चलता है कि टाइनी एक्सपर्ट रैंक के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। भाई 13 साल की उम्र में ये काबिलियत! लेजेंडरी 7 योद्धा भी इस उम्र में यहां तक नहीं पहुंचे थे। ये तो किसी जीनियस से भी बढ़कर है। रास्ते में खूबसूरत फूलों के मैदान दिखते हैं। क्लोई का निकनेम लाइलैक है क्योंकि उसके फादर और मां को इन फूलों से बहुत मोहब्बत थी। विवियन कहती है कि एसगार्ड अपनी बीवी को कितना चाहते थे, पर तभी टाइनी को अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आती है। मरते वक्त एसगार्ड के आखिरी लफ्ज थे कि उन्हें इन फूलों से हमेशा नफरत थी। टाइनी को एहसास होता है कि उस वक्त एसगार्ड को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। वो ठान लेता है कि इस बार एसगार्ड की देखरेख में वो एक ऑरा मास्टर बनकर ही दम लेगा। आखिरकार वो पहुंचते हैं वेलेंटिनो, आजरान साम्राज्य का सबसे बड़ा और शानदार शहर। वहां क्लोई के फादर यानी एसगार्ड उसे गले लगाने के लिए पागलों की तरह दौड़ते हैं, पर क्लोई साइड हट जाती है और बेचारे एसगार्ड मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। क्या बेइज्जती है भाई। खैर एसगार्ड खुद को संभालते हैं, पर तभी टाइनी बम फोड़ता है। मुझे टेम्पेस्ट का ठिकाना मालूम है। एसगार्ड को गुस्सा आता है। वो अपनी सोल प्रेशर से टाइनी को डराने की कोशिश करते हैं, पर टाइनी अपनी पिछली जिंदगी की सोल एनर्जी से उसे बड़ी आसानी से काउंटर कर देता है। एसगार्ड समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। अकेले में टाइनी सीधा सवाल दागता है, क्या टेम्पेस्ट वक्त को पीछे घुमाने की ताकत रखता है?
एसगार्ड दंग रह जाता है। टाइनी उसे 20 साल बाद आने वाली उस भयानक तबाही के बारे में बताता है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एसगार्ड को यकीन हो जाता है कि यह कोई बच्चा मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, पर वो सोच में पड़ जाता है। मैंने खुद को पीछे भेजने के बजाय एक बच्चे को इतना बड़ा बोझ क्यों दिया? टाइनी समझाता है कि शायद मेरे टैलेंट को निखारने के लिए आपने ऐसा किया होगा। टाइनी को यह भी समझ आता है कि उसे उसी वक्त में पीछे भेजा गया जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, उसकी बहन की मौत का वक्त। पर टाइनी दुखी होने के बजाय शुक्रगुजार है कि उसे अपनी बहन को एक आखिरी बार देखने का मौका मिला। अब एसगार्ड को एक आखिरी सबूत चाहिए था। टाइनी कहता है, दुनिया को लगता है कि आपको इन फूलों से प्यार है, पर हकीकत में आप इनसे नफरत करते हैं। यह सुनते ही एसगार्ड ठहाका मारकर हंस पड़ता है। बिल्कुल सच, मेरी ये हिमाकत कभी नहीं हुई कि अपनी बीवी को यह बता सकूं। अब आता है असली टेस्ट। एसगार्ड कहते हैं कि भले ही फ्यूचर वाले मुझको तुझ पर यकीन था, पर आज का एसगार्ड तुझे नहीं जानता। वो टाइनी की काबिलियत परखना चाहते हैं। वो टाइनी को भविष्य की कोई भी पर्सनल बात बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्लोई का स्ट्रगल कम हो। पर जब टाइनी को आने वाली तबाही के बारे में ज्यादा बारीकियां याद नहीं आती, तो एसगार्ड चिढ़कर उसे बेकार कह देते हैं। एसगार्ड वाइस कैप्टन ड्रेक्सलर को बुलाते हैं, एक खतरनाक 5वें स्टेज के वॉरियर। ड्रेक्सलर टाइनी का माना देखकर हैरान है। सिर्फ 10 साल का और एक्सपर्ट रैंक के इतने करीब। एसगार्ड शर्त रखता है, अगर तुमने ड्रेक्सलर को एक भी जख्म दे दिया तो तुम जीत जाओगे। टाइनी अपना वॉलोंग बुलाता है और मुकाबला शुरू। ड्रेक्सलर का हथौड़ा बहुत भारी है, पर टाइनी अपनी रफ्तार से उसे छका देता है। ड्रेक्सलर जमीन फाड़ देता है ताकि टाइनी की पकड़ ढीली हो जाए, पर हमारा हीरो हार मानने वालों में से नहीं है। एसगार्ड देख रहा है कि टाइनी लड़ाई की लय को कितनी जल्दी पकड़ रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसका फ्यूचर वर्जन इस लड़के का दीवाना क्यों था। एसगार्ड का सब्र आखिरकार टूट जाता है और वो ड्रेक्सलर पर चिल्लाता है, बस करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ड्रेक्सलर जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था, एसगार्ड की झिड़की सुनकर तिलमिला उठता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एसगार्ड की जान हलक में आ जाती है जब वो देखता है कि ड्रेक्सलर ने अपने सोल वेपन की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। एसगार्ड उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, पर भाई साहब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि टाइनी अपनी जान बचाने के बजाय उस तूफान की तरफ सीधा सीना तानकर बढ़ता है। एसगार्ड को लगता है कि लड़का पागल हो गया है। अगले ही पल हवा में जैसे दरार पड़ जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। रोशनी और ताकत का ऐसा सैलाब आता है कि दोनों योद्धा उसमें घिर जाते हैं। इस भयानक ब्लास्ट की वजह से टाइनी जमीन पर जा गिरता है और उसे बहुत गहरी चोटें आती है। ये देखकर एसगार्ड का पारा चढ़ जाता है। वो ड्रेक्सलर पर बरस पड़ता है। हालांकि ड्रेक्सलर सफाई देता है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, पर एसगार्ड किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वो भागकर टाइनी के पास पहुंचता है और उसे डांटता है, बेवकूफ लड़के, ये सिर्फ एक टेस्ट था, तुझे मरना नहीं था। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद टाइनी मुस्कुरा देता है और कहता है, पर जीत तो मेरी ही हुई ना। जब एसगार्ड ड्रेक्सलर की तरफ देखता है तो उसे माजरा समझ आता है। दरअसल जब ड्रेक्सलर ने हमला किया तो टाइनी ने सिर्फ वार झेला नहीं, बल्कि पलटकर हमला भी किया। ड्रेक्सलर की चोट ने भले ही टाइनी को जमीन चटा दी, पर टाइनी ने भी उसी पल ड्रेक्सलर के चेहरे पर एक जोरदार वार कर दिया था। एसगार्ड कहता है कि तुमने एक मामूली जीत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, पर टाइनी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने समझाया कि उसकी पूरी जिंदगी एक जदोजहद रही है और बिना अपनी सीमाओं को लांघे वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बस इस बात की फिक्र थी कि उसने एसगार्ड की नजरों में खुद को साबित किया या नहीं। टाइनी के इस जज्बे को देखकर एसगार्ड पिघल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके फ्यूचर वाले रूप ने इस लड़के पर भरोसा क्यों किया था। वो टाइनी की हिम्मत की दाद देता है और अपना वादा निभाने का फैसला करता है। इसके बाद टाइनी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो
हैरान रह जाता है कि उसका शरीर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है। एसगार्ड वहीं उसका इंतजार कर रहा था। टाइनी को पता चलता है कि वो आधा दिन बेहोश रहा। तभी वहां गुस्से में क्लोई आती है और अपने फादर को आड़े हाथों लेती है। फादर, आपकी हिमाकत कैसे हुई एक घायल इंसान को बिस्तर से खींचकर बाहर लाने की? एसगार्ड अपनी सफाई में कहता है कि टाइनी की चोटें उसकी अपनी वजह से हैं और वो भला उस शख्स को क्यों मारना चाहेगा जिसने क्लोई की जान बचाई है। यहां टाइनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि क्लोई ने उसकी जान बचाई थी, पर एसगार्ड को कुछ और ही लग रहा है। क्लोई जब अपनी फिक्र जाहिर करती है तो टाइनी अपनी लालच के लिए माफी मांगता है। क्लोई उसे एक बच्चे की तरह बर्ताव करने को कहती है। तभी एसगार्ड को अपने फादर वाले प्रोटेक्टिव नेचर की याद आती है और वो टाइनी को चेतावनी देता है कि उसकी बेटी के बारे में कोई गलत ख्याल दिल में ना लाए। टाइनी बेचारा बस ये सोच रहा था कि पिछली टाइमलाइन में तो वो डार्क मेस को हराने में नाकाम रहा था, फिर उसे मसीहा क्यों कहा जा रहा है। एसगार्ड बात काट देता है और क्लोई को वहां से भेज देता है। अकेले में एसगार्ड एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। टाइनी, ये बात राज रहनी चाहिए कि तुम भविष्य से आए हो, खासकर पुजारियों से ये बात छुपा कर रखनी होगी। वो समझाता है कि वक्त के साथ छेड़छाड़ करना कुदरत के खिलाफ है और इसे सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। वो तय करते हैं कि ये बात सिर्फ उनके खास सर्कल और उन जांबाज नाइट्स के बीच ही रहेगी जो भविष्य में उनके साथी बनेंगे। टाइनी अब एसगार्ड के 10 शूरवीरों को ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बेताब है, पर जब एसगार्ड उससे भविष्य की तकनीकों के बारे में पूछता है तो टाइनी मजे लेते हुए कहता है, पहले आप मुझे कुछ सिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। वो एसगार्ड को भुलक्कड़ बूढ़ा कह देता है, जिसके बदले में उसे सिर पर एक जोरदार चपत पड़ती है। एसगार्ड उसे बाहर ले जाता है ताकि उसे तमीज और वेलेंसिया खानदान की गुप्त तकनीक सिखा सके, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करने की कला। ट्रेनिंग शुरू होते ही टाइनी को नींद आने लगती है और वो खर्राटे भरने लगता है। एसगार्ड फिर से एक चपत लगाता है और ट्रेनिंग के 4 स्तंभ समझाता है। माना पर काबू, खास तलवारबाजी, तीसरा स्टेज का एट्रीब्यूट और आखिर में 7वें स्टेज की ऑरा एबिलिटी। चूंकि टाइनी को भारी हथौड़ा पसंद है, एसगार्ड उसे तलवारबाजी छोड़कर सीधे एट्रीब्यूट सिखाने का फैसला करता है। इस बीच कुछ रहस्यमयी जादूगर एरिना की मौत पर चर्चा कर रहे हैं और टाइनी, जो मोर्स खानदान का वंशज है, पर नजर रखने का हुक्म देते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर टाइनी को लगता है कि उसे पिछली जिंदगी वाला एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट खुद ब खुद मिल जाएगा, पर एसगार्ड उसे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझाता है। टाइनी को यह सब बकवास लगता है। उसे लगता है कि अगर जमीन हमें खींच रही होती तो हम सब फर्श पर चिपके होते। जब बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो एसगार्ड उसे प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए एक ऊंची छत के किनारे पर ले जाता है। टाइनी डर जाता है, पर एसगार्ड उसे छत से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते वक्त टाइनी घबराकर अपनी डिवाइन स्टील आर्मर एक्टिवेट करता है और सीधा वोलोंग के ऊपर जाकर गिरता है। एसगार्ड नीचे आकर पूछता है, अब ग्रेविटी समझ आई? टाइनी सदमे में था, पर एसगार्ड उसे बार बार छत से नीचे फेंकता रहा ताकि वो इस ताकत को महसूस कर सके। आखिरकार जब टाइनी की आंख खुलती है तो क्लोई उसे हील कर रही होती है। वो हैरान होकर बताती है कि टाइनी ने एक्सपर्ट रैंक हासिल कर ली है। टाइनी को यकीन ही नहीं आता कि एसगार्ड द्वारा छत से बार बार फेंके जाने के उस खौफनाक अनुभव ने उसके शरीर को ग्रेविटी के दबाव के मुताबिक ढाल दिया और वो प्रमोट हो गया। क्लोई बताती है कि पूरे ब्लू विंग नाइट्स में उसके जीनियस होने की चर्चा है। टाइनी बड़े आराम से क्लोई को भरोसा दिलाता है कि वो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। ये सुनकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर उसे एक प्यार भरा थप्पड़ जड़ देती है। वो बड़े गर्व से कहती है, अरे आज की मेन कैरेक्टर मैं हूं, तो कामयाबी तो पक्की है ना। फिर अचानक उसका अंदाज बदल जाता है और वो कहती है कि चूंकि उसके फादर ने टाइनी को ट्रेनिंग दी है तो अब से वो दोनों एक तरह से फैमिली ही हैं। वो उसे दीदी बुलाने की इजाजत दे देती है, जिसे सुनकर टाइनी दंग रह जाता है। क्लोई उसे जताती है कि एक ड्यूक की बेटी की तरफ से ये बहुत बड़ा सम्मान है। टाइनी को यह सब थोड़ा मजाक लगता है, पर वो भी खेल में शामिल हो जाता है। क्लोई उससे वादा लेती है कि वो उनके इस फैमिली बॉन्ड को राज ही रखेगा। जाने से पहले वो बताती है कि ड्रेक्सलर उसे ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद टाइनी उस नाइट को एक अरीना के बीचों बीच खड़ा पाता है, जहां बड़े बड़े लोग तमाशा देखने आए थे। ड्रेक्सलर टाइनी के नए एक्सपर्ट स्टेटस को स्वीकार करता है। टाइनी भी देखता है कि इतनी भीड़ जुटी है, इसका मतलब मामला कोई साधारण नहीं है।
अचानक नाइट अपना हथियार नीचे डाल देता है और टाइनी को बिना हथियारों के रीमैच के लिए चैलेंज करता है। वो मानता है कि पिछली बार का मुकाबला उसके जैसे नाइट के लिए शर्मनाक था, इसलिए वो टाइनी को अपनी नई ताकत आजमाने का मौका देता है। टाइनी जरा भी नहीं हिचकिचाता, वो इतनी जोर से आगे बढ़ता है कि उसके नीचे की जमीन फट जाती है। उसकी रफ्तार और मजबूती देखकर ड्रेक्सलर के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चा है जो एक हफ्ते पहले था। टाइनी ड्रेक्सलर की शील्ड पर इतना तगड़ा प्रहार करता है कि उस तजुर्बेकार नाइट को भी पीछे हटना पड़ता है। उनके बीच की टक्कर से पूरे अरीना में लहरें उठने लगती हैं। टाइनी के वार इतने भारी हैं कि ड्रेक्सलर के हाथ कांपने लगते हैं। टाइनी फिर झपटता है और अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए एक के बाद एक 23 ताबड़तोड़ हमले करता है। ड्रेक्सलर भी उसकी बिजली जैसी फुर्ती देखकर दंग रह जाता है। ऑडियंस तो बस देखती रह जाती है कि कैसे टाइनी इतने भारी गधे को इतनी तेजी से घुमा रहा है। ड्रेक्सलर अब अपना हथियार उठा लेता है और तय करता है कि अब वो ढील नहीं देगा। मुकाबले के दौरान टाइनी को अपनी लय मिल जाती है। वो माना के बहाव को महसूस करने लगता है और ग्रेविटी के उन नियमों को लागू करता है जो उसने अभी सीखे थे। उसे समझ आता है कि अपना वजन कंट्रोल करके वो अपने हमले को जरूरत के हिसाब से हल्का या भारी बना सकता है। इसे चेक करने के लिए वो फिर से पूरी ताकत से हमला करता है। ड्रेक्सलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो हमारे लड़के के हमले की चोट महसूस करता है। मैच खत्म करने के लिए टाइनी हवा में ऊंची छलांग लगाता है और अपनी बैटल टेक्निक फॉर्म 1 लाइटनिंग स्मैश का इस्तेमाल करता है। एक भयानक धमाका होता है और अरीना का फर्श चकनाचूर हो जाता है। धूल शांत होते ही ड्रेक्सलर समझ जाता है कि अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइनी उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है। ड्रेक्सलर मजाक में कहता है कि वो तो बस हल्का हाथ रख रहा था, पर टाइनी भी पलटकर जवाब देता है कि उसने तो अभी तक अपनी स्पिरिट समनिंग इस्तेमाल ही नहीं की है, और वो वोलांग को बुला लेता है। टाइनी के इस आत्मविश्वास और टैलेंट पर हंसते हुए ड्रेक्सलर उसे ब्लू विंग नाइट्स की फौज में शामिल होने का न्योता देता है, पर टाइनी तुरंत ये कहकर माहौल ठंडा कर देता है कि उसका इस फौज में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ड्रेक्सलर तो बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। बाद में एसगार्ड बड़े कैजुअल तरीके से टाइनी को बताता है कि वो ब्लू विंग नाइट्स को उसके दुनिया घूमने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना भूल गया था। खैर, एसगार्ड उसे एक तोहफा देता है, एक आर्टिफैक्ट वॉर हैमर। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, इसकी कीमत एक नाइट की कई सालों की तनख्वाह के बराबर है। टाइनी कहता है कि मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है, पर एसगार्ड बताता है कि वो इसे महीनों से बना रहा था, असल में ड्रेक्सलर के रिटायरमेंट गिफ्ट के लिए। फिर टाइनी पहुंचता है रैंडल्स हैमर्स, जो एक बूढ़े ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप है। शुरू में रैंडल चिढ़ जाता है कि एक बच्चे के लिए इतना मास्टर लेवल हथियार तैयार करना उसके टैलेंट की बर्बादी है, पर टाइनी जानता है कि एक मास्टर ड्वार्फ हमेशा अपने हथियार के लिए एक सही मालिक चाहता है। अपनी इज्जत बनाने के लिए टाइनी अपना एक्सपर्ट लेवल माना दिखाता है। ड्वार्फ अपनी ट्रूथफुल आई, जो कि उसकी एक नस्ली खूबी है, का इस्तेमाल करता है और समझ जाता है कि टाइनी कोई आम बच्चा नहीं है। टाइनी को ड्यूक की तरफ से मिले हथियार में कुछ बदलाव चाहिए थे। वो उसमें ऑफेंसिव एन्चांटमेंट्स, हमले वाला जादू चाहता था। रैंडल थोड़ा नाराज तो होता है, पर मान जाता है। फिर रैंडल एक और खास हथियार दिखाता है, काले स्टील से बना एक विशाल वॉर हैमर, जिसमें वजन बढ़ाने वाले जादू रून्स लगे थे। इसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था और पिछले मालिक ने इसे छोड़ दिया था, जो कि वो इसे उठा ही नहीं पा रहा था। टाइनी की आंखें चमक उठती हैं। वो इसे बड़े आराम से उठा लेता है और जमीन पर दे मारता है, जिससे वर्कशॉप का फर्श टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि ये उसके पिछली जिंदगी के हथियार नॉकटर्न जैसा ही है। वो रैंडल से कहता है कि इसका हैंडल बड़ा कर दे, ताकि बड़ा होने पर भी वो इसे इस्तेमाल कर सके। जब टाइनी कहता है कि ड्यूक की फैमिली इसके लिए दुगना पैसा देगी, तो वो गुस्से वाला ड्वार्फ मान जाता है। इस नए हथियार का नाम रखा गया स्टैंप। महल लौटकर टाइनी एसगार्ड को अपडेट देता है। अब क्लोई की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नजदीक है। टाइनी
फिर से चेतावनी देता है कि क्राउन प्रिंस की शादी वाले दिन मौत होने वाली है, जिससे साम्राज्य तबाह हो जाएगा और क्लोई बदकिस्मती की राजकुमारी बन जाएगी। एसगार्ड कहता है कि वो इस किस्मत को बदल कर रहेगा। इसी बीच क्लोई के बारे में ज्यादा अपनापन दिखाने पर एसगार्ड का फादर वाला प्रोटेक्टिव नेचर जाग जाता है और वो टाइनी के सिर पर एक चपत लगा देता है कि कहीं तू मेरी बेटी के लिए दिल में कुछ पाल तो नहीं रहा। बाहर का माहौल एकदम त्योहार जैसा है। क्लोई की सेरेमनी के लिए बहुत से मेहमान आए हैं। जेनस, जो कि फौज का कप्तान है, एसगार्ड को रिपोर्ट देता है। एसगार्ड उसे गौर से देखता है और पूछता है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। जेनस हैरान रह जाता है। दरअसल एसगार्ड को याद आता है कि टाइनी ने भविष्य के योद्धाओं में कभी जेनस का नाम नहीं लिया था, जो उसे परेशान कर रहा था। उसे लगता है कि शायद आने वाली दूसरी तबाही ही इसकी वजह होगी। तभी क्लोई बाहर आती है। वो अंदर के माहौल से घुटन महसूस कर रही थी। वो वालांग के साथ खेलकर खुश होती है। उसी वक्त टिब्रॉन फॉन लुहाइजर वहां पहुंचता है और बड़े अहंकार के साथ क्लोई से बात करता है। वो और उसका शरीर गठीला साथी ग्रैहम क्लोई को शराब ऑफर करते हैं और बदतमीजी पर उतर आते हैं। विवियन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो नाइट होने के नाते उसका अपमान करते हैं। टाइनी सब देख रहा था। ग्रैहम की मुस्कुराहट उसे बड़ी मशकूक लगती है। टाइनी बीच में दखल देता है, जिससे टिब्रॉन चिढ़ भाता है और ग्रैहम को उसे हटाने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टाइनी एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है और टिब्रॉन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। गुस्से में ग्रैहम हमला करता है, पर टाइनी उसे भी एक और थप्पड़ मारता है और वो सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है। एक खिड़की से कोई नोबल ये सब देख रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि एक बच्चे ने इतनी आसानी से एक ट्रेंड नाइट को धूल चटा दी। असल में टिब्रॉन के पिता ने उसे खुद फंसाने के लिए भेजा था, ताकि वो क्लोई की सेरेमनी में हंगामा कर सके और उसे बेदखल करने का बहाना मिल जाए। नोबल्स ये सब देख रहे थे और टाइनी को एक मॉन्स्टर करार देते हैं। उन्हें लगता है कि एसगार्ड अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक जीव को पाल रहा है। उनकी बातों से यह भी इशारा मिलता है कि ड्यूक लोहाइडर सिर्फ वफादारी का नाटक कर रहा है और अंदर ही अंदर साम्राज्य के खिलाफ साजिश रच रहा है। वहां मौजूद रईस इस बात पर हंसते हैं कि लोहाइडर खानदान भला वलेंसिया की बराबरी कैसे कर सकता है। आखिर ड्यूक एसगार्ड सालों से इतने पावरफुल ऑरा यूजर जो रहे हैं। एक रईस तो यहां तक कह देता है कि सम्राट खुद नहीं चाहते कि एसगार्ड जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाए। वो उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिन्हें टाइनी ने धूल चटाई थी और कहते हैं कि इनसे निपटना पड़ेगा। पर दूसरा कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वलेंसिया के छोटे राजकुमार जो अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, घर वापस आ चुके हैं। अंदर एसगार्ड टाइनी को बताते हैं कि टिब्रॉन की बदतमीजी की वजह से उसे उसके खानदान से बेदखल कर दिया गया है, इसलिए टाइनी पर किसी रईस पर हमला करने का कानूनी केस नहीं चलेगा। लेकिन तभी वो मेज पर हाथ मारते हैं और टाइनी को चेतावनी देते हैं, हर बात का हल हिंसा से निकालना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि शैतानी सेना के आने से पहले तुम जेल में सड़ो। टाइनी कहता है कि वो मेहमान बड़े सस्पिशियस लग रहे थे। ये सुनते ही एसगार्ड खुद अपना आपा खो देते हैं और चिल्लाते हैं, मेरे घर में मेरी बेटी पर डोरे डालने की हिमाकत किसकी हुई? टाइनी मन ही मन सोचता है कि ये बंदा खुद तो शांति का उपदेश दे रहा था और अब खुद ही आपे से बाहर हो रहा है। तभी वहां दो आक्रामक नौजवान आते हैं। वो क्लोई के भाई थे। वो टिब्रॉन को सबक सिखाने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उस अफरा तफरी में टाइनी गलती से उनमें से एक को जमीन पर गिरा देता है। भाई साहब, वो राजकुमार तो हैरान रह गया कि एक बच्चे में इतनी ताकत। उन्हें ड्रेक्सलर वाली लड़ाई की अफवाहें याद आती हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसे उनके फादर ट्रेनिंग दे रहे हैं। बड़ा भाई एरन टाइनी के टैलेंट की तारीफ करता है, पर वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें टिब्रॉन को इलाके से जिंदा बाहर नहीं जाने देना था। टाइनी पहचान लेता है कि एरन भविष्य का वारिस है, पर उसे फिक्र होती है कि दूसरा भाई उसकी पिछली जिंदगी वाली टाइमलाइन में नहीं था। उसे डर लगता है कि कहीं जेनस की तरह ये भी भविष्य में मारा ना जाए। वापस जाते वक्त टाइनी अजरान शाही खानदान को कोस रहा होता है, जो अपने खानदानी खून के घमंड में चूर रहते हैं। तभी दो रईस वहां प्रकट होते हैं। एक टाइनी का मजाक उड़ाता है। टाइनी तुरंत
तुरंत समझ जाता है कि उस आदमी ने जादू से अपना असली चेहरा छुपा रखा है। वो अपना नाम बैरन नर्सर बताता है। नर्सर एसगार्ड के फैसले पर तंज कसता है कि उन्होंने टाइनी जैसे बच्चे को पनाह दी। टाइनी कड़े लहजे में उसे याद दिलाता है कि वो वलेंसिया की धरती पर बदतमीजी कर रहा है। नर्सर तुरंत हंसकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और डिनर ऑफर करता है। टाइनी का मन तो था कि उसे पीट कर उसकी असलियत उगलवा ले, पर वो एसगार्ड की बात याद करके रुक जाता है। लेकिन जैसे ही नर्सर क्लोई से मिलने की बात करता है, टाइनी का सब्र टूट जाता है। बिना किसी चेतावनी के टाइनी एक ऐसा थप्पड़ जड़ता है कि वो बंदा सीधा आसमान की सैर करने निकल जाता है। टाइनी फिर से मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया था। तभी इग्ज़लिन उस पर अचानक हमला कर देता है। टाइनी बमुश्किल बचता है। उसे एहसास होता है कि उसका सामना एक चैलेंजर रैंक के नाइट से है। टाइनी अपनी आयरन गॉड आर्मर का इस्तेमाल करता है और पीछे से वालांग को बुला लेता है। वालांग को देखकर इग्ज़लिन एक पल के लिए चौंकता है और टाइनी को एक मुक्का मारने का मौका मिल जाता है, पर अफसोस उस हमले का कोई असर नहीं होता। इग्ज़लिन उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह उठाकर फेंक देता है। जैसे ही वो टाइनी को खत्म करने के लिए बढ़ता है, नर्सर वापस आ जाता है और उसे रुकने का हुक्म देता है। बाद में जैनस टाइनी से मिलकर मामला शांत करता है। जैनस उसे चेतावनी देता है कि वो वलेंसिया और यहां आने वाले खास मेहमानों को कमजोर न समझे। टाइनी को उसकी ऑरा से डर महसूस होता है। जैनस उसे सतर्क रहने को कहता है। टाइनी बातों बातों में नर्सर के बारे में कुरेदता है। टाइनी को समझ आ जाता है कि वो रहस्यमयी शख्स साम्राज्य का कोई बड़ा इंस्पेक्टर है, क्योंकि क्लोई की सेरेमनी असल में क्राउन प्रिंस के साथ उसकी सगाई का ऐलान होने वाली है। एक हफ्ते बाद सेरेमनी का दिन आ जाता है। महल मेहमानों से खचाखच भरा है। जैनस और बाकी लोग इंतजाम में बिजी हैं, जबकि टाइनी बुफे पर टूट पड़ा है। जैनस उसे टोकता है, पर फिर सोचता है कि बढ़ते शरीर को कैलोरी की जरूरत तो होगी ही। तभी नर्सर फिर से टाइनी के पास आता है और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे टाइनी का बेबाक अंदाज पसंद आया और यहां तक कहता है कि अगर वो फिर कभी घमंड दिखाए तो टाइनी उसे दोबारा मार सकता है। टाइनी को यह बंदा बड़ा अजीब लगता है। तैयारियां शुरू होती हैं और क्लोई हॉल में दाखिल होती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नर्सर तो उसे देखता ही रह गया। टाइनी को फिर से प्रोटेक्टिव महसूस होता है। क्लोई शांत है, पर उसे पता है कि आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। टाइनी को याद आता है कि कैसे उसने उसे अपना भाई माना था। इसी भावुकता में टाइनी अपना माना छोड़ता है, जिससे वॉलोंग हॉल में आ जाता है और सबको हैरान कर देता है। वॉलोंग पहले तो एक पिल्ले की तरह क्लोई के पास खेलता है, पर जैसे ही लोग कानाफूसी शुरू करते हैं, वो अचानक चमकने लगता है और एक विशाल भेड़िए में बदल जाता है। सब डर के मारे जम जाते हैं। एसगार्ड भावुक हो जाते हैं और क्लोई के गले में मेडल डालकर बड़ा ऐलान करते हैं। वो उंगली से इशारा करते हैं और जादू से मंगेतर का चेहरा सामने आता है, ब्रैडले वैनलेन। वो कहता है कि वो खुद वहां नहीं आ पाया, पर मंगेतर बनकर खुश है। विवियन उसकी आवाज पहचान लेती है, पर टाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पिछली लाइफ में यह बंदा बिना किसी वजह के मर गया था। तभी टाइनी को एक बड़ा झटका लगता है। नार्स को उल्टा लिखो तो वो स्रान जैसा सुनाई देता है। टाइनी को एहसास होता है कि जिस बंदे को उसने थप्पड़ मारा था वो खुद क्राउन प्रिंस है। टाइनी के पसीने छूट जाते हैं। जैनस उसे घबराया हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो टाइनी गर्मी का बहाना बनाता है। जैनस उसे बताता है कि राजकुमार ने उसे माफ कर दिया है और वो वलेंसिया में पूरी तरह सुरक्षित है। पता चलता है कि खुद राजकुमार ने सम्राट के खिलाफ जाकर इस शादी की जिद की थी, जिसका मतलब वो उनके साथ है। बाद में एसगार्ड टाइनी को बताते हैं कि एक पावरफुल आर्टिफैक्ट गायब होने वाला है और क्रैकन नाम का राक्षस राजधानी को तबाह कर देगा। वो इसकी जांच करने का फैसला करते हैं। अगले दिन टाइनी अपनी नई हथौड़ी लेने ब्लैकस्मिथ के पास जाता है। वो हथियार कमाल का है, ज्यादा पावर के लिए भारी, खुद को ठीक करने वाला और टाइनी के माना के हिसाब से ट्यून किया हुआ। टाइनी उसे ऐसे उठा लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो। वो शहर के बाहर जाकर उसे टेस्ट करता है। वालांग भी चांदनी रात में भागते हुए बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। टाइनी को अंदाजा होता है कि वो एक हफ्ते में बंदरगाह शहर एनिक्सन पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंधेरे में बैठे शैतानी सेना के गुर्गों को खबर मिलती है कि टाइनी
महल से निकल चुका है। वो चिड़े हुए हैं कि टाइनी एक ऐसे स्पिरिट बीस्ट पर सवार है जो आम सवारी से कहीं ज्यादा तेज है। जैसे ही उसे पक्का पता चलता है कि टाइनी एनेक्स की तरफ जा रहा है, वो उसे रास्ते में ही खत्म करने का फैसला कर लेता है। वो फौरन अपने टेमर्स को हुक्म देता है, जाओ और उस लड़के का काम तमाम कर दो। उधर रास्ते में काले नाइट्स का एक ग्रुप टाइनी का रास्ता रोक लेता है। वो बहुत ज्यादा बदतमीज हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बेटा तुम हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारे पास वो स्पिरिट बीस्ट ही क्यों ना हो। वो अपना माना इकट्ठा करने लगते हैं ताकि टाइनी को सबक सिखा सकें। उनमें से एक तीर छोड़ता है, पर भाई साहब टाइनी उसे किसी मक्खी की तरह हवा में ही थप्पड़ मारकर गिरा देता है। उनकी तो रूह कांप जाती है क्योंकि वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक हाई लेवल हमला था। वो खुद को दिलासा देते हैं कि ये बस कोई ट्रिक होगी और भीड़ बनाकर हमला करते हैं, पर टाइनी को उनकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी हथौड़ी घुमाता है और एक ही झटके में एक नाइट का कचूमर निकाल देता है। उस गुंडे को मरने से पहले ही एहसास हो जाता है कि टाइनी की ताकत असली है। टाइनी उन्हें फटकारता है, तुम जैसे कीड़े मकोड़े नाइट्स कहलाने लायक नहीं हो जो शैतानों की गुलामी करते हैं। बाकी नाइट्स को जब समझ आता है कि उनसे टाइनी की ताकत के बारे में झूठ बोला गया था, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर टाइनी उन्हें इतनी आसानी से थोड़े ही जाने देगा। वो उनका पीछा करता है और अपनी हथौड़ी जमीन पर दे मारता है, जिससे धरती फट जाती है और वो सब उन दरारों में फंस जाते हैं। टाइनी को अपना नया हथियार बहुत पसंद आ रहा है, पर उसे इस बात की हैरानी होती है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि वो इसी रास्ते से आ रहा है। उसे थोड़ा अफसोस भी होता है कि उसने सबको मार दिया, वरना वो उनसे पूछताछ कर सकता था। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल पेड़ गिरता है और अंधेरे से बाहर आता है एक 2 सिर वाला ट्रॉल। टाइनी समझ जाता है कि मामला अब बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि एक 5वें स्टेज का राक्षस उसके सामने खड़ा था। ये राक्षस इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े बड़े जादूगरों से लड़ सकें। वो अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और तभी अंधेरे से एक आवाज आती है जो उस राक्षस को टाइनी को मारने का हुक्म देती है। इससे साफ हो जाता है कि ये राक्षस उस मैजिक टेमर का है जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया है। दोस्तों एक छोटी सी शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला धमाकेदार पार्ट यानी सीजन 2 एकदम सुपर फास्ट लेकर आऊं, तो हमें एक टारगेट पूरा करना होगा। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 50,000 व्यूज और कम से कम 5,000 लाइक्स। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, मैं तुरंत अगला पार्ट लेकर हाजिर हो जाऊंगा, जिसमें आपको टाइनी की वो मॉन्स्टर वाली ताकत देखने को मिलेगी जो उसने अब तक छुपा कर रखी है। तो देर किस बात की, फोड़ दो उस लाइक बटन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ। देखते हैं कितनी जल्दी आप ये टारगेट पूरा करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारी ये शानदार सीरीज। बाय बाय।